नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन है, जो हमारे एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा आते हैं। यह सेमेस्टर 1 के लिए है, जो बीए सेमेस्टर 1 में आते हैं। यदि आप भी बीए सेमेस्टर 1 में हैं तो यह क्वेश्चन और यह वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाएं, क्योंकि पक्का यह क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में। और यदि आप इसको देख के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे इस क्वेश्चन के बारे में लिख के आ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य, जो इसे हम मॉडर्न नेशन स्टेट कहते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य राजनीतिक संगठन का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसने मानव समाज में शासन और सत्ता की संरचनाओं को नया रूप दिया है। ठीक है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा 17वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया संधि, जो 1648 के बाद उभर कर सामने आई, और आगे चलकर यह विश्व राजनीति की प्रमुख संरचना बन गई। राष्ट्र राज्य की पहचान मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक सीमा एवं सार्वभौम सरकार, सांस्कृतिक एकता और नागरिकों की पहचान से होती है। अब चलिए हम इनके परिभाषा एवं अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक अब अर्थ और परिभाषा नहीं लिखते हैं तब तक आपको 2 या 4 नंबर आपको नहीं मिल सकता है। तो चलिए इसके अर्थ जानने की हम कोशिश करते हैं। राष्ट्र राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई होती है दोस्तों, जिसमें एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर एक सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मतलब क्या होता है कि राष्ट्र राज्य एक ऐसी इकाई होती है जिसमें एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक सरकार होती है, और वो सरकार का उसी जगह पे ज़्यादा नियंत्रित ध्यान होता है, और उसी जगह पे वो अपना विकास करता है। और उस क्षेत्र के लोग एक समान सांस्कृतिक, भाषा, इतिहास या जातीयता साझा करते हैं। ठीक है। अब इसमें जब हम परिभाषा लिखेंगे तो कुछ हमें विद्वानों का नाम लिखना होता है और उनकी परिभाषाओं को भी लिखना पड़ता है, जिससे हमारे परिभाषा और मजबूती तरीके से बन जाती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा जो लिखेंगे उसका नाम है मैकाइवर के अनुसार। राष्ट्र राज्य वह राजनीतिक संगठन है जो एक समान जातीय या सांस्कृतिक समूह द्वारा शासित होता है, और जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। अब जब कोई भी विद्वान के बारे में हम लिखेंगे, उनके सिद्धांत के, उनके भाषा जो दिया है उनके बारे में लिखेंगे, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। अब गार्नर ने क्या कहा दोस्तों, तो गार्नर के अनुसार राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें नागरिकों के बीच एकता की भावना होती है, और वे एक समान सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास को साझा करते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर दिए। अब हम देखते हैं आधुनिक राष्ट्र का राज्य का उदय, आखिर उदय कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इस विकास को निम्नलिखित चरणों में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, जब आधुनिक राष्ट्र का विकास हुआ वो था मध्यकालीन साम्राज्यों का पतन। जब मध्यकालीन साम्राज्य पतन हो गया तब आधुनिक राष्ट्र राज्य शुरू हुआ। मध्य युग यानी जिसे हम मिडिवल एज कहते हैं, यूरोप में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें राजा, सामंत और किसान का वर्ग विभाजन था। इस व्यवस्था में केंद्रित शासन का अभाव था और स्थानीय सामंत ही सत्ता के केंद्र थे। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था कमजोर पड़ी और साम्राज्यों का पतन होने लगा। दूसरा आता है वेस्टफेलिया संधि, जो 1648 और संप्रभुता की अवधारणा। 1648 की वेस्टफेलिया संधि को आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। इस संधि ने राष्ट्र राज्य संप्रभुता की अवधारणा को स्थापित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता और शासन का अधिकार मिला था। तीसरा का क्या था, तो औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का प्रभाव। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक संरचना को बदल दिया। इससे नए वर्गों
का उदय हुआ, जैसे नया मध्यम वर्ग, व्यापारी, मजदूर का उदय हुआ, जिन्होंने केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था आवश्यकताओं को महसूस किया। इसके अलावा पूंजीवाद ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया और राष्ट्र राज्य को विकास की गति दी। चौथा पॉइंट आता है राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, अमेरिका की क्रांति 1776 में राष्ट्र की संप्रभुता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया। इस काल में कई देशों ने एकीकृत राष्ट्र राज्य का रूप लिया, जैसे कि इटली का एकीकरण ग्यूसेप गैरिबोल्डी के नेतृत्व में, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में। अब पांचवा पॉइंट आता है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्र राज्य का प्रसार। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप नए राष्ट्र और राज्य का अस्तित्व में आ गए। अब हम जानते हैं आगे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का प्रमुख तत्व क्या क्या था। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य की परिभाषित करने वाले 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला होता है निश्चित भौगोलिक सीमा, जिसकी निश्चित कोई भौगोलिक सीमा होती है। तो प्रत्येक राष्ट्र राज्य की अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, जिसके भीतर उसकी संप्रभुता लागू होती है। यानी हर राज्य के अंदर क्या होता है, उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है, निश्चित होती है, जिसके अंदर उसके प्रभुता को लागू किया जाता है। दूसरा आता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के पास अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता है, यानी वह आंतरिक की शक्ति से प्रभावित रहता है। तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीयता। राष्ट्र राज्य का नागरिक एक साझा भाषा है, ठीक है, सरल भाषा है, सांस्कृतिक इतिहास और परंपराओं से जुड़े होते हैं। यह एकता की भावना राष्ट्र राज्य की स्थिरता को मजबूत करती है। चौथा आता है सरकार, यानी प्रत्येक राष्ट्र राज्य में एक सरकार होती है, यानी प्रत्येक राज्य में एक सरकार होती है जो कानून और नीतियों को लागू करने की तथा प्रशासन चलाने की उत्तरदायी होती है। सरकार लोकतांत्रिक, राजतंत्रीय, तानाशाही या अन्य किसी रूप में हो सकती है, ठीक है। अगला आता है आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास, यानी अभी जो आधुनिक राष्ट्र है उनका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ, जिससे नागरिकों को अपनी शासन में भागीदारी का अवसर मिला। दूसरा आता समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्र राज्य। 1917 को